नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, यानी कि कई बार रिपीट भी किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके बाद अपना देखना है कि हम कितना इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं, यानी कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज का? तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो यूपी टेट के लिए हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ये वहीं से पूछे गए हैं। तो एक बार अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कि इतिहासकारों ने अतीत को यानी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है और किस आधार पर बांटा है? उपलब्ध सामग्री के आधार पर। तो देखिए, ऑप्शंस हैं हमारे ए 3, बी 2 भागों में, सी 4 भागों में या 5 भागों में। तो देखिए दोस्तों, इतिहासकारों ने अतीत को बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वो कौन से 3 भाग हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि किस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि वो काल जिसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? उस काल की लिखित सामग्री से, ठीक है। और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से ही आप आंसर तक पहुँच सकते हैं कि वो काल जिसके बारे में हमें लिखित सामग्री मिली भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या? ऐतिहासिक काल उसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल है वो धौलावीरा, कौन सा स्थल? धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है धौलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है। और इस जगह से हड़प्पा कालीन जो नगर है, यानी कि हड़प्पा के समय के जो नगर हैं, उनकी नगर की निर्माण योजना किस तरीके की थी, जल निकास प्रबंधन आदि ये सारी जो चीज़ें थी वो किस तरीके की थी, वो सारे साक्ष्य यहाँ से कहाँ से? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो अब हमें बताना है कि धौलावीरा जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हैं हमारे ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी पंजाब। तो देखिए, जो धौलावीरा स्थल है वो है आपका कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा स्थित है आपका, जी हाँ बिल्कुल सही, ए गुजरात में आपका धौलावीरा नामक स्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपका सारनाथ का स्तूप है ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। और इसे धमेक स्तूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? धमेक। और ये कहाँ है स्थित? आपका यूपी में स्थित है। इसे धमेक स्तूप भी कहते हैं। और यहाँ हमसे पूछा है कि इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था, यानी कि किस शासक ने इसे बनवाया था। ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। तो देखिए, जो सारनाथ का स्तूप है इसका निर्माण करवाया था मौर्य वंश के शासक किसने? अशोक ने। ऑप्शन ए अशोक ने सारनाथ स्तूप का निर्माण कराया था। और अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो समय या वो काल जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है,
यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऐसा समय जिसके लिए लिखित सामग्री उपलब्ध भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, और यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसा समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे, धातु काल कहेंगे या पूर्व ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे हम कहेंगे पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इनका जो डिफरेंस है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, कई बार बार रिपीट किया जाता है कि इंडिका नामक, और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, तो आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। कौटिल्य, कल्हड़, मेगस्थनीज या फायान। तो देखिए, जो इंडिका नामक पुस्तक है इसकी रचना की थी किसने, इसकी रचना की थी मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसकी जो पुस्तक है इंडिका, इससे हमें मौर्यकालीन जो समाज है, जो शासन था, उसकी झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, रामायण है, अर्थशास्त्र है, महाभारत है या अंगुत्तर निकाय है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है आपका क्या, महाभारत है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि महाभारत का सबसे पहले नाम जय संहिता होता था, उसके बाद इसका नाम महाभारत कर दिया गया है। और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है, और इसमें भी मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता लगता है। और रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वो समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि ऐसे समय के बारे में पूछा है जिसके समय की लिखित सामग्री प्राप्त है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो कौन सा काल कहलाएगा। ऐतिहासिक काल तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, जिसके बारे में लिखित सामग्री प्राप्त है और उसे हम पढ़ सकते हैं। पूर्व ऐतिहासिक अभी हमने चर्चा की थी कि जिसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है। और धातु काल भी नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य भी होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो वो है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की थी। इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और कई बार हम एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा है। तो महाभारत की रचना की थी किसने, वेद व्यास ने। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी कि फादर किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं ए राखलदास बनर्जी, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी या डी मेगास्थनीज। तो देखिएगा दोस्तों, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में जिसे माना जाता है उनका नाम है बी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको यूपी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और अब आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अपनी तैयारी को चेक भी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।